पर आपको बताएं, शहदा हमारे माथे का झूमर है। रोही की जानिब से शहदा पुलिस को सलाम। यौम शहदा पुलिस पर जनूबी पंजाब भर में तकरीबात जारी हैं। शहदा पुलिस को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला भी जारी है। पुलिस अफसरान की यादगार शहदा पर हाजिरी है। फूलों का गुलदस्ता रखा फातह खानी की, जबकि पुलिस के चाको चौबंदस्तों की जानिब से सलामी भी पेश की गई है। आपको बताते चलें कि आज यौम शहदा मनाया जा रहा है। रोही की जानिब से शहदा पुलिस को सलाम है। यौम शहदा पुलिस पर जनूबी पंजाब भर में तकरीबात का आगाज हो चुका है। शहदा पुलिस को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। पुलिस अफसरान की यादगार शहदा पर हाजिरी, जबकि फूलों का गुलदस्ता फातह खानी की। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का आज़म, मौसम की सख्तियां और दरियाई पानी भी पोलियो वर्कर्स का रास्ता ना रोक सका। सादिकाबाद में पोलियो वर्कर्स की सहूलियात की अदम फराहमी के बावजूद आला मिसाल कायम की है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक जावेद से। मलिक जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का अज़म, मौसम की शक्तियां और दरियाओं का पानी भी साथ पोलियो वर्कर जो है हौसला पेश न कर सके। पोलियो वर्कर दरिया पानी से गुजर कर कच्चे के इलाके में बच्चों को पोलियो कपड़े बनाकर जो है उम्र भर की मजदूरी से बचाने लगे हैं। इसको आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि पोलियो वर्कर किस तरह से जो है वो पानी को क्रॉस करके जा रहे हैं और दरिया के पास जो है बैठे हुए जो है वो पोलियो पिलाया जा रहा है। उस हवाले से तो हमारी बात उनका कहना कि कम उम्र से 5 साल से उम्र बच्चों के लिए 2,70,000 बच्चों को जो है वो पोलियो के कपड़े पिलाए जाएंगे। जी ठीक है मलिक जावेद, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से पेश किया। कमिश्नर मुल्तान की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास हुआ। कमिश्नर का गिरा फरोशों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का हुक्म। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स पर बरहम हुए। कमिश्नर ने 77 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को शोकॉज नोटिस जारी किए। 16 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को इजहार वजह और 21 को वार्निंग्स जारी की। और आपको बताएं, टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की उम्मीद जाग उठी। अरशद नदीम ने नेजाबाजी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 85.16 मीटर तक नेजा फेंका। फाइनल 7 अगस्त को होगा। अरशद नदीम खानेवाल के नवाही गांव चौक नंबर 101 के रिहायशी हैं। अरशद नदीम के घर पर इस वक्त जश्न का समा है। आपको अपडेट करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की उम्मीद जाग उठी है। अरशद नदीम ने नेजाबाजी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 85.16 मीटर तक नेजा फेंका, जबकि फाइनल 7 अगस्त को खेला जाएगा। अरशद नदीम खानेवाल के नवाही गांव चक नंबर 1 के रिहायशी हैं, जबकि इस वक्त अरशद नदीम के घर पर जश्न का समा है और लोगों की आमद का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। हमारे नुमाइंदे इस टाइम सरदार अली वहां पर मौजूद हैं। सरदार, बताइएगा इस पर क्या समय है उनके घर पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं अरशद नदीम के घर पर और यहां पर जो है वो जश्न का समा है, क्योंकि अरशद ने वो कर दिखाया है जो शायद सदियों तक ही कोई नौजवान नहीं कर सकता। टोक्यो ओलंपिक्स में जो है वो अरशद नदीम ने जो है जूलियन थ्रो में जो है वो पहली पोजीशन हासिल कर ली अपने ग्रुप में और मजबूरी तौर पर जो है वो तीसरी पोजीशन हासिल की और डायरेक्ट फाइनल के लिए जो है वो क्वालिफाई कर लिया। उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से ही मजीद बात करेंगे। सर बताइएगा, आपके बेटे ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो शायद सदियों तक कोई ना कर पाता, क्या कहेंगे अपने बेटे के हवाले से? कैसी तैयारी कर रहे थे? उनके बचपन के बारे में जरा कुछ बताइएगा। बचपन बारे है जी, साढ़े प्राइमरी स्कूल है 5 तक इतने वर्जिश करता रहा, माड़ी मोटी घर में इन्होंने गोला गोला बनाता, वो खेलता खूलता रहा वा। उस तो बाद मैं साकी साहब ने रशीद साहब शालीमार होटल मेरे दोस्त सी, उन्होंने नेजा दे दिता, घर सुटन लग पिया। कदे वो आवाज मार मैं छड्या आंदा, कदे शामी लै आंदा, वो आदि वर्जिश करता रहा। ये अल्लाह ने बांह फड़ी है, मैं तो रब के दुआवां करता रहा रात भी सारी रात, तो सवेर का तुहाडे दुआले आया। ये मेरे अल्लाह के काम आ, अवाम दियां पाकिस्तान दियां दुआवां वास्ते। अच्छा, ये भी बताइएगा कि 7 अगस्त को जो है वो फाइनल मुकाबला होने जा रहा है और उस दिन का शिद्दत से इंतजार भी होगा, अहले इलाका को भी होगा और उनके बच्चों को भी होगा, तो कितना शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? अजय बड़ा इंतजार किया, सारे सुते ने अगे सवेरे मैं आप 8 बजे अरशद ने मैं मोबाइल से गल की, मैंने अबू मैं जीत गया, इंशाल्लाह 7 तारीख में जीत के आवागा, मुबारक होवे। मैं कहा बेटा खैर मुबारक, तेन मुबारक होवे। अच्छा, ये बताइएगा, जब आपकी अरशद से बात हुई फोन कॉल के ऊपर, तो अरशद ने क्या कहा, कैसी तैयारी करने जा रहा है और मुकाबला जो है वो भारत के चोपड़ा के साथ है, तो क्या उसकी तैयारी है, क्या कहा? वो जनाब उन्हें उस्ताद शकीद खड़े, उन्हें उस्ताद ही लाहौर को खड़ा सी,
ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह, झंडा ਲੈ के आवांगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान का झंडा जो है वो अरशद लेकर आएगा। अहले इलाका भी मौजूद है, हम उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, अरशद को आप बचपन से देख रहे होंगे, अरशद कैसी तैयारी करता था और किस तरह उसके अंदर ये जज्बा था, और कब से आपका भतीजा है बताया जा रहा है, तो कैसा क्या? बहुत अच्छा बच्चा सी, बहुत ही मेहनत करने वाला, तो बहुत अल्लाह ताला ने मेहनत का फल दिता। हाँ जी, इस तक पहुंच गया अल्लाह। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि मुकाबला होने जा रहा है 7 अगस्त को है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे मुकाबला होगा, कितनी शिद्दत से इंतजार है, दुआएं भी कर रहे होंगे आप लोग? इंशाल्लाह जीत के आएगा माशाल्लाह। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अरशद जो है वो पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएगा। यहाँ पर उनके दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं जो बचपन से अरशद के साथ जो है वो खेलते रहे और ट्रेनिंग भी करते रहे। हम उनसे ही बात करेंगे। भाईजान, अरशद आपके दोस्त थे, कैसा दोस्त था और कैसी तैयारी करता था और क्या अज़्म है उसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद माशाल्लाह बचपन से ही बहुत मेहनती था और जुनून की हद तक शौक़ था उसे। तो प्राइमरी से ही उसने पहले फुटबॉल में मतलब कि उसको बहुत शौक़ था, फिर क्रिकेट में आया, लेकिन उसने अपना असल मकसद जो है वो फिर नेज़ाबाजी को मुंतखब किया मेडल के बाद, और वहाँ से फिर उसका सफ़र का आगाज़ हुआ। और इंटरनेशनली तौर पर अगर देखा जाए तो पहला जो मेडल था सॉरी। अच्छा, ये भी बताइएगा, अरशद के साथ कभी आपने खुद भी मुकाबला किया नेज़ाबाजी का? आखिर आपका दोस्त था तो चैलेंज तो करते होंगे आप उसको? नहीं, बेसिकली मसला ये है कि एक तो कद का बहुत डिफरेंस है, माशाल्लाह उसका कद 6 फीट से भी ऊपर है, तो नेज़ाबाजी में कद की जो है ना, मतलब कि कद का बहुत अहम रोल है। तो इस वजह से, और वैसे भी फिजिकली भी मतलब कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इसलिए उसके साथ मुकाबला करना नामुमकिन था। वो माशाल्लाह शुरू से ही फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और तो इसलिए वो आज अल्हम्दुलिल्लाह ओलंपिक्स में पाकिस्तान की। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्योंकि 7 अगस्त को अब फाइनल मुकाबला होने जा रहा है, तो अरशद ने जो है अपने क्वालिफाइंग राउंड में जो है वो एक लंबी जो है वो थ्रो फेंकी है, तो क्या लगता है कि भारतीय खिलाड़ी को जो है वो चित कर डालेंगे? इंशाल्लाह ये तो अभी उनका ट्रेलर था, इंशाल्लाह अभी मूवी आना बाकी है। तो इंडिया के साथ मुकाबला है, तो ये एक जंग होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह जंगें जीतना पाकिस्तानियों का शौक़ है। तो इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला उसको सुरखरू करे और कामयाब होकर पाकिस्तान लौटे। जी बिल्कुल, कामयाब होकर पाकिस्तान में लौटे। एक और भी उनके बचपन के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाईजान, अरशद की जानिब से जो है अभी तो कहा जा रहा है कि ट्रेलर दिखाया गया है और मूवी तो अभी बाकी है, तो 7 अगस्त की जो मूवी आने वाली है तो उसका कितना शिद्दत से इंतजार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इस पोजीशन पे अब आ खड़े हुए हैं कि इंडिया के साथ मुकाबला है, तो इंशाल्लाह हमें इस लड़के पे, अपने दोस्त पे फख्र है, क्योंकि ये जब हमारे साथ गेम करता था थोड़ा सा जज्बाती था, और जज्बात में जब ये जो भी काम करता था तो इंशाल्लाह हमें कभी मायूसी नहीं हुई, और हमें पता है कि इंशाल्लाह इंडिया के साथ अब इनका जो मुकाबला होने जा रहा है तो इंशाल्लाह वे जज्बात के साथ खेलेंगे उनके, और इंशाल्लाह फतह होकर इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस लौटेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जरूर वो मेडल लेकर भी आएंगे, तो फिर जश्न के हवाले से भी जो है वो तैयारियां बड़ी भरपूर होंगी, और 7 अगस्त के दिन का भी बड़ा शिद्दत से इंतजार कर रहे होंगे, तो कैसी तैयारियां कर रही हैं? और गुज़श्ता रोज जो आज जो क्वालिफाइंग राउंड में जो मुकाबला जो जीता है, तो कैसी दुआएं कर रहे थे और कितना शिद्दत से आप उसको देख भी रहे थे? जी देखें, जब उन्होंने थ्रो फेंकने के तकरीबन 10 मिनट बाद हमारे साथ उनकी बातचीत हुई है, ऑनलाइन बात हुई है, हमसे वीडियो कॉल की उन्होंने, और यकीन करें इतनी खुशी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बात रही 7 अगस्त की, तो बस जैसे ना एक एक मिनट का घड़ी पे हम देख के इंशाल्लाह शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कि वो टाइम आए, और इंशाल्लाह जहाँ पे झंडा पाकिस्तान का लहराएंगे, इंडिया को इंशाल्लाह चित करके इंशाल्लाह इधर पाकिस्तान इंशाल्लाह वो लौटेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा लहरा के टोक्यो में आएंगे, और वो वाहिद पाकिस्तानी होंगे, अरशद नदीम होंगे, 101-15 की शान होंगे, मियां चन्नू का नाम होंगे, पाकिस्तान का नाम होंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, क्वालिफाइंग राउंड में जो है वो अरशद ने 86.16 से जो है वो थ्रो फेंक कर जो पहली पोजीशन हासिल की अपने ग्रुप में, तो क्या लगता है अब फाइनल मुकाबले में जो है वो कितनी लंबी थ्रो फेंकने जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है भी वो 86-90 तक जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह तो 90 तक जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह मैं तो अल्लाह तो को रब ते मैं रात की दुआवां करदा रहा, हुण करदा रहा, ये मेरे अल्लाह दे काम आ, या आवाम दी दुआवां पाकिस्तान दा नाम झंडा इंशाल्लाह रोशन करेगा नाम,
اللہ تو کو انشاءاللہ میرے تو اللہ کی دعا ہے اللہ کے اچھا جب یہاں سے روانہ ہونے لگے تھے تو ارشد نے آپ سے بات ٹھیک ہے، ارشد ندیم کے گھر پر اس وقت جشن کا سما ہے اور اہل علاقہ، اہل محلہ اور اس کے والدین جو ہے پرجوش ہیں، پر امید ہے کہ 7 اگست کو ہونے والے فائنل میں بھی ارشد ندیم سرخرو ہوگا اور پاکستان کا پرچم جو ہے ٹوکیو میں سر بلند کرے گا۔ سابق ممبر قومی اسمبلی اور سربراہ عوامی پارٹی جمشید دستی کی نکاح کے بعد ملتان آمد۔ جمشید دستی کہتے ہیں کہ شادی میں تاخیر ہو گئی، والدہ بھی شادی کا کہتی رہیں، کاش ان کی زندگی میں شادی ہو جاتی۔ نکاح والے دن والدہ کی یاد آئی تو رو پڑا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے جنید انور سے۔ جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سابق ممبر قومی اسمبلی اور سربراہ عوامی راج پارٹی جمشید دستی جو ہے وہ ان کا جو پشاور کے اندر نکاح ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آج جنوبی پنجاب واپس آئے ہیں اور اس وقت ملتان سے وہ اپنے آبائی حلقے کی جانب گزر رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کا شکریہ کہ انہوں نے مختصر وقت جو ہمیں وہ دیا ہے۔ دستی صاحب، سب سے پہلے تو روہی کے دیکھنے والوں کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ شادی کا فیصلہ آپ نے کیا، ابھی نکاح ہے تو بہت دیر سے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً مجھے لیٹ ہو گئی، شادی میں وقت پہ کرتا، بلکہ میری والدہ جب حیات تھی تو میں اس وقت کرتا، اور یہ میرے سے کوتاہی تھی کہ میں نے والدہ کی بات نہیں مانی، مگر مشکلات تھی کیونکہ میں نے وقت کے بہت بڑے ارب پتی جگیردار وڈیروں سرداروں کو للکارا، اور میری پوری پچھلے دیکھیں 15 سال سے ایف آئی آر ہیں، مقدمات 85 ایف آئی آر ہیں، کبھی جیل، کبھی تھانہ، کبھی مفروریاں۔ تو میری ایک جدوجہد تھی غریب آدمی کے لیے، مزدور کے لیے، کسانوں کے لیے، اس علاقے کی محرومی کے لیے، تو مجھے وقت نہیں ملا، ورنہ کوئی اس پہ نہیں تھا کہ میں کوئی جان بوجھ کے، مگر یہ وقت ہے، ضرورت ہے اور سنت نبی ہے اور یہ اہم فریضہ تھا۔ میں یقیناً اس پہ تو خوش ہوں کہ میرا نکاح ہو گیا، مگر مجھے دلی دکھ ہے کہ آج میری والدہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ یہ غم یقیناً رہے گا، بلکہ اس دن نکاح والے دن ہی جو ہے نا میرے یقیناً آنسو نکل ہے۔ تو یہ مشکل فیصلہ تھا، اس لیے مشکل تھا کہ میں والدہ ہوتے ہی میں شادی کرتا، مگر میں نے کر لی۔ خیر، اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ جلدی جو ہے نا کوئی اگر رخصتی کا بھی پروگرام ہم بنائیں گے، اور میرا پورا پروگرام ہے کہ ایک دال میں کھلاؤں، میں غریب آدمی ہوں، اور سادہ ایک مثال ہوگی، سادہ ترین شادی ہوگی، اور میرے غریب طبقہ محبت کرتے ہیں، مگر اس میں سب دوستوں کو دعوت دوں گا اور ایک ہم پیغام بھی دیں گے، اور انشاءاللہ پروگرام ہے کہ کربن مارچ تک میں۔ اچھا، آپ کی لو میرج؟ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ضلع رحیم یار خان کی تحصیل خانپور میں ایک ایسا ماہر آرٹسٹ بھی موجود ہے جو گندم کے پودے کے تنکوں سے قرآنی آیات انتہائی خوبصورت انداز میں لکھنے کا فن جانتا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ذیشان ڈوگر سے۔ ذیشان، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ میں خانپور دے وچ اے ڈی بھائی نے موجود ہاں۔ ایک گندم دی ناڑا نال قرآن پاک تیار کریں دے پن 8 مہینے دے وچ ایک سپارہ مکمل کر گئے نے، تے گندم دی ناڑا دا یہ جڑا عرصہ دراز تو قرآنی آیتاں وی لکھ دے پن ہی تے اے ڈی بھائی جڑے ہی گندم دی ناڑا نال جڑا قرآن تیار کریں دے پن او ساڈے نال موجود ہے۔ اتھا تو ایک مزے دی گل دسائی ونے کہ اے ڈی بھائی جڑے ساڈے نال موجود ہیں ایک قرآن پاک کہ نہیں پڑھے ہوئے، لیکن ایک گندم دی ناڑا نال قرآن پاک لکھ دے پن۔ مزید انہوں نے گل کر رہے ہیں سی دساؤ تسا کیویں قرآن پاک بھی کہ نہیں پڑھے ہوئے تے گندم دی ناڑ نال قرآن پاک بھی لکھ دے پے، 8 مہینے 6 سپارہ مکمل کر کے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اللہ ڈتا ہے، میں ضلع رحیم یار خان تحصیل خانپور چ رہنا۔ میں یہ کام تقریباً 30 سال تو کرنا پیا، اور میں ایک کہیں کہیں سیکھا کہ نہیں، ایک خدا دا صلاحیت ہے مجھے، میں اسٹوڈنٹ لائف کو ایک کرنا پیا۔ میرا کوئی استاد بھی کہ نہیں، میں قرآن پاک بھی کہ نہیں پڑھیا ہوا، لیکن اللہ دے فضل لال میرے اللہ پاک نے میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لاتی کہ تو قرآن پاک ہی لکھنا ہے۔ 30 سال دے وچ رات دن میرا ایک ہی شوق ہے، بیا کوئی شوق نہیں کہ میں قرآن پاک لکھا، قرآن آیت دا فرما تیار کرا، جہاں میں کڑنگ دے تیلے نال توڑی نال میں اپنا شیشے دے بہترین خوبصورت فریم تیار کرنا، تے اپنا دوروں دوروں بندے آمن گن ونن تے اپنے دوستوں کو گفٹ کرن۔ تے ہن خیال ہے کہ میں کیوں نہ چھوٹا چھوٹا کام کرن نال ہکو کام شروع کر دواں کہ میں قرآن پاک لکھاں۔ قرآن پاک تقریباً 8 مہینے دے وچ قرآن پاک دا ایک سپارہ تیار تھی نہ پہ سی، تے اللہ پاک دے فضل نال او جتنا تیار تھی گئے ان دی پروف ریڈنگ بھی تھی گئی ہے، او اوکے ہے، ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی او میری کوئی غلطی کہ نہیں، بالکل یس ہے۔ اور اللہ پاک دے فضل نال انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے میری زندگی رکھی تو گورنمنٹ نے میرے کو سپورٹ کی، وزیر اعظم نے، وزیر اعلیٰ نے میرے کو سپورٹ کی، تو انشاءاللہ مکمل تھی سے، اگر نصیب ہو سکتا ہے انشاءاللہ میری زندگی ضرور مکمل تھی سے۔
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥਾ ਇਹ ਆਯਾਤਾਂ ਗਿਣਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? मैं सी मुजफ्फरगढ़ तो आया, तहसील जतोई हूँ। मेरे नाल लफ्ज़ है, मैं बंदे को फ्रेम बनवेना गिनवेना, ये बंदे की जो गिफ्ट देना होवे विच नाम भी लिखते रहते, छोटे छोटे हर्फ करते, फोन नंबर भी लिखते रहते तले पुरानी याद जो फ्रेम बने वो गिनता रहना है। लेकिन वाले कुरान पाक बने पे फ्रेम बने पे दर्जी का काम लिया करेंगे। कोशिश ये है कि मैं अपनी हयाती दे विच कुरान पाक बनाऊँ। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे दिखाता जी ठीक है ज़िशान, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मुल्तान से आपको खबर दें, मैपको रीजन के बास इलाकों में आंधी और बारिश हुई। आंधी और तूफान के बायस 85 फीडर्स ट्रिप कर गए। मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, खानेवाल के फीडर्स ज्यादा मुतासर हुए। मैपको फील्ड स्टाफ हाई अलर्ट है, जबकि बिजली बहाली में मसरूफ अमल है। मैपको चीफ बहार बिजली बहाली के कामों में मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। बारिश रुकते ही बिजली के काम की मुरम्मत कर ली जाएगी। बिजली के आर्जी तातुल पर सार्फिन से माजरत हुआ है। तर्जुमान मैपको की जानिब से ये कहा गया है। शुजाबाद में आधे घंटे की बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी का पोल खोल दिया। म्यूनिसिपल कमेटी अमला कहीं नजर नहीं आ रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानेंगे मुसव्वर अंसारी से। मुसव्वर, अपडेट कीजिएगा। बात की आज जो होने वाली बारिश की वजह से बल्दिया का पोल खुल के रह गया कि शुजाबाद के जो नशेबी इलाके हैं उनके अंदर पानी जमा हो गया, और शुजाबाद की जो नशेबी इलाके हैं उनके अंदर कसीर तादाद में जो है पानी खड़ा हुआ है, और शहरी बहुत शदीद परेशान है। बच्चे जो हैं इसी इलाके से जो स्कूल में आने जाने वाले बच्चे हैं वो स्कूल में से वापसी जाते हुए बड़ा शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और इसी हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे भाई ने बताया है कि यहाँ डिस्पोजल पे जनरेटर भी नहीं चलाते, और यहाँ आधे घंटे की बारिश हुई है और इन देखो क्या हाल हो गया, पानी से भरा हुआ। यहाँ स्कूल भी है लड़कियों का, और इसमें इतनी परेशानी हो रही है बच्चों को आने में। उनका पेपर है जिसकी कोई इम्तहान नहीं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ बहुत बुरा हाल है। यहाँ जी इंतजामिया की जानिब से बहुत बुरा हाल है, कोई इधर इंतजाम नहीं किए जा रहे। शुजाबाद के जो ये नशेबी इलाका है इसके अंदर पानी की ये जी ठीक है, मियाँ वाली का करें जहाँ पिपला के मोहल्ला सुन्नाबाद में भी यही सूरत हाल है। मजीद तफसीलात वहाँ पे बताएंगे अख्तर नजाज। अख्तर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल एक साल गुजर गया, लेकिन मियाँ वाली की तहसील पिपला का मोहल्ला समनाबाद गार्डन कॉलोनी और एन टाइप में जो सीवरेज लाइन बिछाई गई है वो ताहाल चालू ना हो सकी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रेलवे की जानिब से एनओसी नहीं दिया गया। इस हवाले से तहसील इंतजामिया का कहना है कि रेलवे को लिखा जा चुका है, लेकिन रेलवे की जानिब से ताहाल किसी किस्म का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इन इलाका जात के जो मकीन है हमारे साथ मौजूद है, इनसे इस सवाल से बात करते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना रहता है। बताइएगा, एक साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, सीवरेज लाइन बिछी हुई है लेकिन ताहाल चालू नहीं। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात हैं? बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। बिलखसूस अगर बात की जाए बारिशी सीजन की तो बारिशी पानी घरों के अंदर जमा रहता है और सीवरेज लाइन भी बंदिश का शिकार है। जाहिर है वो उसका डिस्पोजल सिस्टम के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, तो पानी जो है वो हमारे घरों के अंदर दाखिल हो जाता है। ये तमाम तर जो मामला है ये एक साल हो चुका है। हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से पैसे भी लगाए गए हैं, सीवरेज लाइन भी बिछाई गई है, मगर जो महकमा रेलवे है उसकी हटधर्मी बरकरार है और एनओसी जारी ना होने के सबब हमारे लिए मुश्किलात हैं। इंतजामिया से गुजारिश है, महकमा रेलवे से गुजारिश है कि इसका एनओसी जारी किया जाए। जी 85 लाख रुपए की लागत से ये सीवरेज लाइन बिछाई। जी ठीक है अख्तर नजाज, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। अहमदपुर शर्की का स्टेडियम हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। 4 साल गुजरने के बाद भी स्टेडियम पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से। इमरान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। शर्किया तहसील का वाहिद स्टेडियम है जिसे तकरीबन 4 साल से जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। अरसा 4 साल में यहाँ कोई भी तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल जो है वो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ में वो मसरूफ़ होती दिखाई देती है। इस वक्त मैं अगर आपको दिखा सकूं तो यहाँ बच्चे छोटे छोटे नन्हे वो खेल रहे हैं और ये गंदा पानी भी इसी ग्राउंड में दाखिल हो चुका है और ये नन्हे बच्चे यहाँ खेल में मसरूफ़ हैं। ये यकीनी तौर पर यहाँ इस गंदगी के बायस जो है बीमारी का शिकार होंगे, बजाय तंदुरुस्ती के ये बीमार हो जाएंगे। और अहमदपुर शर्किया का तमाम गंदा पानी जो है वो मकामी इंतजामिया की लापरवाही के बायस यहाँ दाखिल हो चुका है और ये ग्राउंड जो है वो तबाह। यहाँ पर कोई हालात अच्छे हमें नजर नहीं आ रहे और ना ही कोई काम यहाँ पर हो रहा है। मकामी इंतजामिया की जानिब से भी सफाई सुथराई का काम भी नहीं किया जा रहा। इसकी कंस्ट्रक्शन तो दूर की बात है, यहाँ पर अब इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनका सारा गंदा पानी
जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 51 उम्मीदवारों में से 29 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर ने 22 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। साबिक वाइस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड तारिक नियाज के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अमजद मलिक से। अमजद बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से बाकायदा तौर पे जो कागजात नामजदगी के स्क्रूटनी का मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है। टोटल 10 वार्ड्स हैं और 10 वार्ड्स के हवाले से जो उम्मीदवार थे उन्होंने कागजात अपने नामजदगी जमा कराए थे। 5 वार्ड्स के जो कागजात नामजदगी थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जमा कराई गई और जो बाकी 6 से 10 वार्ड से उनकी कागजात नामजदगी कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस के अंदर जमा कराई गई। इस वक्त टोटल 51 उम्मीदवार जो थे उन्होंने कागजात नामजदगी अपनी जमा कराए। स्क्रूटनी के मरहले में टोटल 29 जो उम्मीदवार हैं इलेक्शन कमीशन ने उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया है, जबकि 22 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें साबिक वाइस प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं कंटोनमेंट बोर्ड के तारिक नियाज, उनके भी कागजात नामजदगी हैं उनको मुस्तरद कर दिया है। जबकि बिलाल खानी के एक मजबूत कैंडिडेट थे यहाँ पे वार्ड नंबर 5 के अंदर। जी ठीक है अमजद मलिक, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। कंटोनमेंट बोर्ड बहावलपुर के इलेक्शन का प्रोसेस भी जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से प्रोसेस शुरू भी हो चुका, पेशरफ्त भी शुरू हो चुकी है और अब स्क्रूटनी का मरहला भी हो गया। बहावलपुर में 5 वार्ड बनाए गए हैं। इन 5 वार्ड्स में कितने लोगों की स्क्रूटनी के बाद कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, फाइनलाइज हो गए हैं, अब उनके दरमियान इलेक्शन का बगल बजेगा। इस हवाले से तमाम तफसीलात लेते हैं। सीईओ हैं कंटोनमेंट बोर्ड के रमीज शफकत साहब। सर जरा इस हवाले से बताइए। जी, हमें 49 के करीब कागजात नामजदगी जमा हुए थे हमारे पास और उसमें से 40 कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं और 9 रद्द हुए हैं। इसके बाद अभी अपील का मरहला शुरू हो गया। जिन लोगों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं वो अपील कर सकेंगे। तो कितने वार्ड्स में से कितने कितने उम्मीदवार सामने आए हैं ये जरा बता सकें? ये डिटेल आपको दे देंगे हम बाद में। तकरीबन 5 से 7 हर वार्ड में हैं। इसके बाद अब ये 2 अगले मरहले हैं, जरा थोड़े से आज फिर बता दें ताकि आवाम के लिए बेहतरी रहे। जी, इसके बाद अपील के मरहले के बाद फिर एक मरहला आएगा कि अगर कोई अपना विड्रॉ करना चाहता है कागजात नामजदगी तो वो विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद फिर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल होगा और फिर हम फाइनल पोलिंग डे की तरफ जाएंगे 12 सितंबर को जी इलेक्शन होगा। अभी जी ठीक है महमूद जहीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।